हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री पोर्शन से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्टिंग के जो पहला चैप्टर है उसके तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके बाद में जितने भी तीन चार चैप्टर हैं उन सभी के आपको अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। इनमें सेल्सियस स्केल में आपको कन्वर्ट करना है। केल्विन स्केल दी हुई है, तो सेल्सियस स्केल में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, केल्विन में से -273 डिग्री अपन इसमें से माइनस कर देते हैं, तो अपने पास सेल्सियस में अपना आंसर आ जाता है। तो जैसे यहाँ पहला दिया हुआ है 293 केल्विन, तो इसमें से 273 माइनस कर देंगे तो अपने पास 20 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा है 470 केल्विन, तो इसमें से 273 बाकी निकालेंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस अपना आंसर आ गया। दूसरा है, आपको जो दिया हुआ है इसको अब केल्विन स्केल में बदलना है। टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, इसको केल्विन में बदलना है। तो इसके लिए बच्चों अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो उसमें 273 डिग्री का अपन क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो अपना आंसर केल्विन के अंदर आ जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है पहला 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को अगर अपन केल्विन में चेंज करते हैं तो 270 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या कर देते हैं, 270 डिग्री इसमें अपन ऐड कर देते हैं, तो 293 अपना आंसर आ गया। ऐसे 370 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसमें 273 और ऐड कर देंगे तो 643 केल्विन अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। पहला है कि नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नेफ्थलीन बॉल है वो टाइम के अनुसार धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, जबकि पीछे कोई सी भी प्रकार का कोई सामान या अपने आप को लिक्विड फेज के अंदर नहीं छोड़ती और सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। और दूसरा है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। और हमें जो परफ्यूम की स्मेल है कुछ दूरी पर, कुछ मीटर दूर बैठे रहने पर भी हमें उसकी आ जाती है। तो इसके क्या कारण है? तो पहला है, नेफ्थलीन डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज। क्या है उसका कारण? कि दे अंडरगो सब्लिमेशन इजीली, क्योंकि उनका जो सब ऊर्ध्वपातन है सब्लिमेशन आसानी से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ नेफ्थलीन फ्रॉम सॉलिड टू गैस टेक्स प्लेस इजीली। जैसे कि नेफ्थलीन है वो सॉलिड से गैस आसानी से इस सब्लिमेशन के प्रोसेस के कारण हो जाता है। थर्ड, इसी का सेकंड है, परफ्यूम हैव हाई डिग्री ऑफ वेपराइजेशन। जो परफ्यूम है उसमें वेपराइजेशन की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो वेपर डिफ्यूज इनटू एयर इजीली। उसकी वाष्प है वो एयर में आसानी से डिफ्यूज हो जाती है। देयरफॉर वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, जिसके कारण हमें परफ्यूम की जो स्मेल है कुछ दूरी पर रहते हुए भी आ जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज द सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जो आपके सामने 4-5 दिए हुए हैं, तीन आपके सामने सब्सटेंस दिए हुए हैं, इनको आप अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार, इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार अपने को अरेंज करना है। वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। तो बच्चों सबसे कम अट्रैक्शन होता है वो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स के बीच में होता है, फिर बाद में वाटर, फिर शुगर। तो इनका जो असेंडिंग ऑर्डर है वो क्या होगा, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। 8, पानी की फिजिकल स्टेट क्या होगी? 25 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी कैसा होता है, लिक्विड फेज के अंदर या लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। फिर है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो दोनों ही स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। कौन सी स्टेट है? दोनों, सॉलिड और लिक्विड दोनों में। इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि आफ्टर गेटिंग हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है तो उस टाइम अगर उसको लेटेंट हीट के बराबर की एनर्जी मिल जाती है तो क्या होगा, सॉलिड से वाटर के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही। और अगर
नहीं मिलती है तो कौन सी स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट के अंदर रहता है। थर्ड है 100 डिग्री सेल्सियस, और वही 100 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर दोनों ही स्टेट में रह सकता है, लिक्विड और गैस दोनों में ही। अगर उसको लेटेंट हीट की इक्वल हीट मिल जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? गैस के अंदर, अदरवाइज लिक्विड स्टेट के अंदर रह सकता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव एनी रीज़न टू जस्टिफाई। जो दो चीज़ दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनके आपको जस्टिफाई करने के लिए उनके रीज़न अपने को देने हैं। पहला है वाटर ए रूम टेम्परेचर इज़ ए लिक्विड। जो पानी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। दूसरा, एन आयरन अलमीरा इज़ ए सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। ये अलमीरा की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो देखो क्या होता है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकॉज, क्यों क्यों होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड? क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो लेस होता है किसके? कि इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी इज मोर। क्योंकि उनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो फोर्स है कम होता है, जिसके कारण उनके बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिससे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरचेंज कर लेते हैं उनकी स्पेस को, और वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में रहता है इस रूम टेम्परेचर के ऊपर। दूसरा है आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, सॉरी फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण स्पेस और काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है, जिसको अपन नेग्लिजिबल कर सकते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड वेरी टाइटली। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत टाइटली उनसे क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं, जिससे उनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिसके कारण अलमीरा क्या हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहती है। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज आइस 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? आंसर, जो आइस है जो 273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, उसके अंदर एनर्जी लेस होती है, जिसके कारण वो क्या होता है कि वाटर, अगर मान लो कि 270 डिग्री सेल्सियस पे है और उसमें हीट ज़्यादा है तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड बन जाती है, और अगर लेटेंट हीट नहीं होगी तो किस रहेगी, गैस स्टेट के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट प्रोड्यूस मोर सर बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम? इन दोनों में से बॉइलिंग वाटर और स्टीम में से ज़्यादा जलन कौन पैदा करता है? तो स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सर्व बर्न देन, बिकॉज जो ये सर्व है इसका एस ई स्वेयर है ना, क्योंकि जो बॉइलिंग वाटर है उसकी स्टीम कितनी होती है, 2260 जूल, और हीट एनर्जी होती है क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, जबकि स्टीम के अंदर ये होता है 2260 लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी होती है, जबकि बॉइलिंग वाटर में इतनी नहीं होती है, जिसके कारण हीट से ज़्यादा सिवियर बर्न होती है। नेक्स्ट जो 9 क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 आपको आंसर देना है इस डायग्राम को देखते हुए। अगर अपन इंक्रीज हीट करें और डिक्रीज प्रेशर करें, और दूसरा है डिक्रीज हीट करें और इंक्रीज प्रेशर करें तो क्या होगा? अगर सॉलिड्स हैं, हीट इंक्रीज करेंगे, सॉलिड्स हैं, सॉलिड के अगर अपन प्रेशर कम करें, इंक्रीज हीट करें, लिक्विड बनता है, फिर उसमें फिर और क्या करें, हीट और इंक्रीज करें, इंक्रीज करने के बाद में क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो पहले का आंसर तो हो जाएगा फ्यूजन, दूसरे का आंसर हो जाएगा वेपोराइजेशन। फिर अगर अपन हीट डिक्रीज करें और प्रेशर बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, गैस से वापस सॉलिड लिक्विड में आ जाएगा, इसका मतलब कंडेंसेशन होगा, फिर कंडेंसेशन से वापस फिर लिक्विड से सॉलिड में बनेगा, तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और बच्चों अगर सॉलिड से डायरेक्ट किस में आ जाए, गैस के अंदर आ जाए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से अगर डायरेक्ट सॉलिड्स में आ जाए तो इसको बोलते हैं अपन डिपोजिशन। तो इस प्रकार से ये डायग्राम अपना कंप्लीट होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें जो आपके सामने जे तक के कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है कि इनके सेपरेशन के लिए आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो पहला है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। इसके वाटर में सॉल्यूशन से आपको कौन सा टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा सोडियम क्लोराइड को अलग करने के लिए। तो बच्चों, सोडियम क्लोराइड को पानी से अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवोपरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब अपन वाटर को बॉईल करेंगे तो वाटर तो क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, और जो पीछे लीव रह जाएगा सॉल्यूशन में से बचा हुआ एक्सट्रैक्ट, वो क्या कहलाएगा, वो क्या मिलेगा अपने को, सोडियम क्लोराइड बनेगा। दूसरा है इसी का कि अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर के अंदर, जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया हुआ है, उसको कैसे करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है सब्लिमेशन। क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड है उसको अपन हीट गर्म करेंगे तो वो सब्लिमेट होगा, और सब्लिमेट होकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है, गैस बन जाता है, वेपर बन जाता है। और वेपर बनने के बाद में जो सेम नीचे जो रिमेनिंग सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस कौन सा होगा, अपना जो रिमेनिंग सब्सटेंस है, वो रिमेनिंग सब्सटेंस अपना सोडियम क्लोराइड बच जाता है। थर्ड है स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। कार के इंजन ऑयल में से अगर स्मॉल पीस ऑफ मेटल पड़े हुए हैं तो उनको कैसे हटाएंगे। तो बच्चों, इसको हटाने के लिए हम दो प्रकार के यूज़ कर सकते हैं। एक तो फिल्ट्रेशन हो सकता है, और एक है मैग्नेट के द्वारा। कैसे कि मेटल्स हैं वो क्या होगा, मैग्नेट के द्वारा रिमूव करी जा सकती है, या फिर जो सेंट्रिफ्यूगेशन के द्वारा उनको यूज़ रिमूव किया जा सकता है। फोर्थ है कि डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लोर पेटल्स। जो फ्लोर पेटल्स है उसके एक्सट्रैक्ट में से डिफरेंट पिगमेंट्स, अलग अलग कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं उनको कैसे हटाएं। तो इसके लिए जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को या उस मेथड को यूज़ लेंगे, उसका नाम होगा क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि जो डिफरेंट या सेपरेट पिगमेंट्स है, अलग अलग पिगमेंट्स है, उनका डिफरेंट मीडियम के अंदर मूवमेंट अलग होता है, जिसके कारण वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बटर फ्रॉम कर्ड। जो दही है, दही में से बटर को अलग करना, तो उसके लिए क्या होगा, करिंग। क्योंकि इसमें क्या होगा, बटर है वो लिक्विड से अलग होके ऊपर की साइड में आ जाता है सेंट्रिफिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट एफ है कि सॉइल फ्रॉम वाटर। वाटर में से सॉइल करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है। तो वाटर में से सॉइल करने के लिए बच्चों सेडिमेंटेशन या डिसेंटेशन या फिर बाद में फिल्ट्रेशन इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो सॉइल है वो क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर सेटल डाउन हो जाता है, और प्योर वाटर ऊपर की साइड में फिल्टर होके निकाल लिया। नेक्स्ट है जी, टी लीव्स फ्रॉम टी। जो टी लीव्स है उनको चाय से कैसे फिल्टर करेंगे, कैसे हटाएंगे, रिमूव करने के लिए उसकी टेक्निक होती है फिल्ट्रेशन। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, टी लीव्स आर सेपरेटेड यूजिंग ए स्टेनर। एक चन्नी के द्वारा छान के इसको अपन क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट है आयरन पिन्स फ्रॉम हस्क। जो आयरन पिन्स है उनको हस्क में से किसके द्वारा किया जा सकता है, मैग्नेटिक सेपरेशन किया जा सकता है। क्योंकि मैग्नेट के साथ उसका जो चूरा है, वो क्या हो सकता है, मैग्नेट का, आयरन का पिन्स का चिपक जाता है उसमें। नेक्स्ट है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। इसको हम करते हैं किसके द्वारा, रिमूव विनोविंग के द्वारा। क्योंकि जो एयर है, एयर के द्वारा जो हस्क पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, जो कि हवा के साथ उड़ के साइड में हो जाते हैं, जबकि व्हीट पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट है फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंड इन वाटर। जो फाइन मड पार्टिकल्स हैं वो पानी में सस्पेंडेड हैं, तो उनको कैसे रिमूव करेंगे। तो उसके लिए आंसर, उसके लिए अपनी टेक्निक होगी सेंट्रिफ्यूगेशन और लोडिंग। यानी कि जो सेडिमेंटेशन है या डिसेंटेशन है, उसके द्वारा हम इसको यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटेलॉइड। इनमें से कौन सा मेटेलॉइड नहीं है। तो उसका आंसर हो गया ब्रोमीन। क्योंकि बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों ही मेटेलॉइड्स होते हैं। तो मेटेलॉइड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो मेटेलॉइड्स है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटेलॉइड्स होते हैं उनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती है। तो ब्रोमीन है वो एक प्रकार का नॉन मेटल है,
जबकि बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों ही मेटलॉइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? तो उसका आंसर हो गया मरकरी, क्योंकि मरकरी एक मात्र ऐसी ओनली मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर कैसी रहती है? लिक्विड रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन क्रीम बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क? मिल्क से क्रीम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन यूज हाई स्पीड रोटेशन टू सेपरेट डेंसर पार्टिकल्स। जैसे क्रीम है, डेंसर पार्टिकल्स है, उनको रिमूव करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजेनस मिक्सचर? इनमें से कौन सा है जो होमोजेनस मिक्सचर है? आइस, वुड, सॉइल एंड एयर। तो इसमें आंसर हो गया एयर, क्योंकि इसमें एयर में क्या है कि एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसें मिक्स रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन ए प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस है उनको आपको परिभाषित करना है। तो ए प्योर सब्सटेंस इज ए फॉर्म ऑफ मैटर विथ ए डेफिनेट कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। जो प्योर सब्सटेंस है एक प्रकार से मैटर पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है कि उनमें डेफिनेट कंपोजिशन होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है और कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि केवल एक प्रकार के पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, और इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे कि वाटर और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर? जो प्रिंसिपल है मिक्सचर के सेपरेशन करने का वो क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। सेपरेशन जो मिक्सचर में से सेपरेट करने का जो प्रिंसिपल है वो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मिक्सचर किस प्रकार के कंपोनेंट से बना होता है, उनकी साइज कैसी है, उनकी डेंसिटी कैसी है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट और उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का आपको एग्जांपल देना है, तो इसका आंसर अपन कर सकते हैं विनेगर, क्योंकि विनेगर एसिटिक एसिड का होता है मिक्सचर किसके अंदर? वाटर में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन in which more solute can be dissolved at a given temperature। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें एक गिवन टेम्परेचर पर एक या एक से अधिक सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इससे ज़्यादा हम सोल्यूट को इसमें डिसॉल्व करते हैं तो फिर वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर विद एन एग्जांपल। होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर को आपको एग्जांपल से हित क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो होमोजेनस मिक्सचर हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। पूरे जो मिक्सचर है उसके अंदर, उस होमोजेनस मिक्सचर के अंदर पूरे कंपोनेंट्स का क्या होता है? कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। जबकि हेट्रोजेनस जो मिक्सचर होता है उसमें हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन विद डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स में उसका कंपोजिशन क्या होता है? अलग अलग रहता है, जैसे कि सैंड एंड साल्ट मिक्सचर। अगर मिट्टी और पानी का अपन मिट्टी और साल्ट का मिक्सचर बना दें तो आप देखोगे कि सारे पार्ट्स में सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाई इज हाइड्रोजन कंसिडर्ड एन एलिमेंट? हाइड्रोजन को एक एलिमेंट के रूप में कैसे कंसिडर कर सकते हैं? तो हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। तो हाइड्रोजन को हम एक एलिमेंट के रूप में इस प्रकार से कंसिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि एक ही टाइप के एटम से बना होता है और उसको हम फिजिकल या केमिकल किसी भी प्रकार के मेथड से इसको अपन क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू मेटल्स
दैट आर हाईली मेलेबल और डक्टाइल। आपको दो ऐसे मेटल्स के नाम देने हैं जो हाईली मेलेबल होती है और डक्टाइल होती है, तो जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें अपन एल्यूमिनियम का भी तीसरा पूछे तो एल्यूमिनियम भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन एंड हाउ इट इज बेटर देन सिंपल एवोपरेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और इस सिंपल एवोपरेशन से किस प्रकार से बेटर है। तो देखो, क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय स्लो कूलिंग ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम प्योर सॉलिड्स के क्रिस्टल्स प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। और किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उनके स्लो कूलिंग जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको धीरे धीरे ठंडा करके। इससे क्या होता है, इट इज़ बेटर देन इवोपरेशन बिकॉज इट रिमूव्स इम्प्योरिटीज मोर इफेक्टिवली एंड यील्ड प्योरर क्रिस्टल्स। क्योंकि ये क्या है, इवोपरेशन से ज़्यादा इसलिए बेटर है क्योंकि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उनको बहुत अच्छी इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और इनके द्वारा मोर जो प्योरर क्रिस्टल्स है उनका प्रोडक्शन ये अपने को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द केमिकल नेम्स ऑफ चॉक एंड क्विक लाइम। जो क्विक लाइम और चॉक है उनके केमिकल नेम क्या होगा। तो जो चाक का तो केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्विक लाइम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विथ एग्जाम्पल। आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस है उनका डिफरेंस लाना है, किसके द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा। तो फिजिकल चेंज, ए चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी मैटर के उसके शेप, साइज और स्टेट में चेंज आना क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। जिसमें विदाउट फॉर्मिंग ए न्यू सब्सटेंस, उसमें ये चेंज हो जाते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। और जैसे एग्जांपल देखें तो मेल्टिंग ऑफ आइस है, या मेल्टिंग ऑफ आइस है, ये क्या होता है, फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल है। और हम केमिकल चेंज के और एग्जांपल देखें, केमिकल चेंज की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, केमिकल चेंज एक रिजल्ट होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। जो उसके प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 25 है, डिस्क्राइब द टिंडल इफेक्ट एंड हाउ इट हेल्प्स डिस्टिंग्विश बिटवीन ए ट्रू सॉल्यूशन एंड ए कोलॉइड सॉल्यूशन। आपको टिंडल इफेक्ट को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, और इसमें ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड सॉल्यूशन के अंदर क्या डिफरेंसेस रहते हैं उसको आपको बताना है। तो देखो, टिंडल इफेक्ट इज ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन ए मीडियम विजिबल व्हेन लाइट बीम पास थ्रू इट। जो टिंडल इफेक्ट है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मीडियम के पार्टिकल्स के द्वारा, और वो भी कब, जब उसमें लाइट क्या करी जाती है, पास करी जाती है। और उसके जो पार्टिकल्स हैं जो कि 1 नैनोमीटर से ज़्यादा स्मॉल है, स्कैटर लाइट को स्कैटर कर देते हैं, सो बीम रिमेन्स विजिबल, जिसके कारण जिसके कारण क्या होता है, लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। जैसे कि साल्ट इन वाटर। इन ए कोलॉइड सॉल्यूशन, पार्टिकल्स की जो मटेरियल है, पार्टिकल्स की जो साइज़ है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक की होती है, जो कि लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर करने के लिए एनफ होते हैं और विजिबल कर देते हैं, जैसे कि मिल्क में वाटर। और ये क्या करता है, जो साइज़ है पार्टिकल्स की, ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है कि किस तरीके से कौन सा सॉल्यूशन है वो कोलॉइड है और कौन सा सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशंस है। जैसे अपन एग्जांपल देखें, ट्रू सॉल्यूशन का तो साल्ट इन वाटर था, और कोलॉइड सॉल्यूशन का बात देखें तो स्टार सॉल्यूशन है, वो एक तरीके से कोलॉइड सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस
एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम सॉल्यूशन। जो सस्पेंशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको डिस्कस करना है, और वो एक हाउ दे डिफर फ्रॉम सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स। सॉल्यूशन और कोलॉइड से डिफर क्यों होते हैं। तो देखो, सस्पेंशंस आर हेट्रोजिनस मिक्सचर्स। सस्पेंशन होते हैं वो हेट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं, वेयर सॉलिड पार्टिकल्स जो लार्जर देन 1000 नैनोमीटर आर डिसअपियर्ड इन द लिक्विड एंड गैस बट सेटल अपॉन स्टैंडिंग ड्यू टू ग्रेविटी। हेट्रोजिनस पार्टिकल्स होते हैं जो कि लिक्विड और गैस के अंदर डिसअपियर तो हो जाते हैं, लेकिन अगर उसको अपन थोड़ी सी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो ग्रेविटी के कारण क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं नीचे, उसके बॉटम के अंदर बैठ जाते हैं। और इनके पार्टिकल्स की साइज़ क्या होती है, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। देयर प्रॉपर्टीज़, अगर इस सस्पेंशन की प्रॉपर्टी देखें तो क्या होती है, इंक्लूड विजिबल पार्टिकल्स। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होते हैं, विजिबल होते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहती है, और स्कैटरिंग बिहेवियर रहता है, जैसे कि पानी में मिट्टी का सॉल्यूशन कर दें। जबकि जो सॉल्यूशंस होते हैं विच आर होमोजिनस, सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, होमोजिनस होते हैं। उनके पार्टिकल्स की साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, और वो सॉल्यूशन के अंदर सेटल नहीं होते हैं, जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन पानी में। तो जो आपको समझ में आया होगा कि जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स की साइज़ तो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, और इसकी दूसरे जो सॉल्यूशंस हैं इनके पार्टिकल्स की साइज़ 1 नैनोमीटर से कम होती है। अब है सस्पेंशन है लार्जर इनसोल्युबल पार्टिकल्स। जबकि जो सस्पेंशन है उसमें इनसोल्युबल पार्टिकल्स बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, और उनके जो पार्टिकल्स हैं वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच के साइज के होते हैं। और ये क्या होता है, हेट्रोजिनस होते हैं बट अपीयर होमोजिनस, लेकिन फिर भी कैसा दिखाई देते हैं, जैसे कि होमोजिनस हो। सस्पेंशन डू नॉट एग्जिबिट ऑफ टिंडल इफेक्ट कंसिस्टेंटली एंड कैन बी फिल्टर्ड टू सेपरेट पार्टिकल्स। इनके द्वारा क्या है, सस्पेंशन के द्वारा टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, और इनको फिल्टर करके हम पार्टिकल्स को सॉल्यूशन से अलग किया जा सकता है। जबकि जो कोलॉइड्स होते हैं और उनका जो सॉल्यूशन होता है उसमें उनके साइज के अनुसार और अफेक्टिंग स्टेबिलिटी के अनुसार, अपीयरेंस के अनुसार और सेपरेशन मेथड्स के अनुसार ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और ये टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। नंबर 27 है बच्चों, एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सॉलिड है उनकी डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम भी उनका क्या होता है, डेफिनेट होता है, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स के द्वारा बने होते हैं, जिससे कि उनमें मिनिमम मूवमेंट होता है, जैसे आइस है या मेटल्स है। देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजिशन गिविंग हाई रिजिडिटी। उनके पार्टिकल्स एक फिक्स पोजीशन के अंदर ही वाइब्रेट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे उनको एक हाई रिजिडिटी मिलती है। जबकि लिक्विड है ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, लेकिन उनकी शेप क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। टेकिंग द कंटेनर शेप, और ये क्या कर लेते हैं, कंटेनर, जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाता है उसकी शेप ले लेते हैं, जैसे कि वाटर है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और उनको फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं और मॉडरेट मूवमेंट कर सकते हैं। जबकि जो गैसेज हैं नाइदर हैव फिक्स्ड शेप और नॉर वॉल्यूम एक्सपेंडिंग टू फिल द कंटेनर्स। जबकि जो गैसेज होती हैं उनके न तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और उनको क्या है कि वो कंटेनर के अनुसार अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है। देयर पार्टिकल्स, अब किसके पार्टिकल्स की बात हो रही है, गैस के। देयर पार्टिकल्स मूव फ्रीली एट हाई स्पीड रिजल्टिंग इट्स कंप्रेसिबिलिटी। उनके पार्टिकल्स हैं वो हाई स्पीड पे क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उनमें कंप्रेसिबिलिटी आती है। दीज स्टेट डिपेंड्स
ऑन पार्टिकल्स अरेंजमेंट एंड एनर्जी। और जो तीनों स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों ही पार्टिकल्स के अरेंजमेंट और उनकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर इंस्टेंस आई सॉलिड मेल्ट्स टू वाटर लिक्विड एंड एवोपरेट्स टू स्टीम गैस। जैसे कि हम एग्जांपल देखें कि आइस है वो सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो जाती है और गैस के अंदर या स्टीम के अंदर क्या हो जाती है, एवोपरेट हो जाती है। कब हो जाती है वो एवोपरेट? जब हम उनको हीट करते हैं, यानी कि जब हम उन्हें एनर्जी देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, शोविंग स्टेट चेंज ड्यू टू एनर्जी इनपुट। तो ये इसका जो चेंजिंग इन स्टेट है वो क्या शो करता है कि एनर्जी अगर प्रोवाइड करवाई जाए तो मैटर क्या कर लेता है, अपना स्टेट चेंज कर लेता है। अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेट हेल्प्स एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना लाइक वाटर साइकिल। और ये जो नेचुरल फिनोमिना है वाटर साइकिल का, वो भी इसके ऊपर हम इस तरीके से एक्सप्लेन या समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स। जो प्रोसेस है डिफ्यूज़न की उसको डिस्क्राइब करना है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैस के अंदर विथ एन एग्जाम्पल। तो देखो, डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसमें उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। अब बात हो रही है इनके सॉलिड के, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर। तो इन सॉलिड्स डिफ्यूज़न इज स्लो ड्यू टू टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स। डिफ्यूज़न है वो बहुत स्लो होती है क्योंकि इनके अंदर टाइटली डिफ्यूज्ड पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंक स्लोली स्प्रेड इनटू ए चॉक पीस। जो इंक है चाक पीस के अंदर बहुत ही स्लोली स्प्रेड होती है। जबकि लिक्विड्स में है डिफ्यूजन इज फास्टर एज पार्टिकल्स मूव मोर फ्रीली। तो इसमें डिफ्यूजन थोड़ा फास्टर होता है। किससे फास्टर होता है? सॉलिड से, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। व्हेन ए ड्रॉप ऑफ फूड कलरिंग इन इज अहेड टू वाटर। अगर हम एक ड्रॉप ऑफ फूड है किसी भी उसमें डालते हैं पानी की, तो क्या हो जाता है, पानी का कलर क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इट स्प्रेड्स इवनली ओवर टाइम। और ये समान समय में चारों तरफ बराबर फैल जाती है। जबकि गैसेज में क्या होता है, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट बिकॉज पार्टिकल्स मूव रैपिडली एंड आर फार अपार्ट। और जो डिफ्यूजन की रेट है वो गैसेज में क्या होती है, और भी फास्टेस्ट, सबसे फास्ट होती है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही रैपिडली, गति से या जल्दी से क्या करते हैं, मूव करते हैं और दूर दूर होते हैं। फॉर इंस्टेंस, ए स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स क्विकली इन ए रूम। जैसे कि परफ्यूम की स्मेल है वो रूम के अंदर बहुत ही जल्दी क्या कर जाती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज। अब देखो, ये जो डिफ्यूजन की रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल की साइज़ पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और मीडियम पे डिपेंड करती है। अब देखो, स्मॉलर पार्टिकल्स एंड हायर टेम्परेचर्स इंक्रीज डिफ्यूजन स्पीड। अगर अपने पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ क्या हो, स्मॉल हो, और टेम्परेचर उनका हाई हो, तो डिफ्यूजन की रेट इंक्रीज हो जाती है। जिससे सॉलिड्स में इट में टेक डेज, सॉलिड्स में डिफ्यूजन होने में दिन भी लग सकते हैं। वाइल इन गैसेज इट अक्योर्स इन सेकेंड, जबकि गैसों में ये सेकेंड्स में भी कंप्लीट हो सकती है। डिफ्यूजन इज ए वाइटल इन प्रोसेस लाइक ऑक्सीजन एंटरिंग ब्लड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो डिफ्यूजन है एक बहुत ही तीव्र गति की जो प्रोसेस है कि जैसे कि ब्लड है उसमें ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान एंटर करती है। शो कॉजिंग इट्स रोल द नेचुरल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर विथ एग्जाम्पल। आपको एक्सप्लेन करना है टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट किसके ऊपर, मैटर की स्टेट के ऊपर। तो देखो, टेम्परेचर एंड प्रेशर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट मैटर्स स्टेट। जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो मैटर की क्या है, स्टेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्स एनर्जी। अगर टेम्परेचर का इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी ऐड होती है जिसके कारण पार्टिकल्स टू मूव फास्टर।
पार्टिकल्स हैं जो फास्टर मूव करते हैं, लीडिंग टू स्टेट चेंज, जिसके कारण कि स्टेट चेंज भी होती है। जैसे कि हम हीट करें आइस को तो सॉलिड 0 डिग्री पर मेल्ट हो जाता है इनटू लिक्विड, एंड 100 डिग्री पर क्या हो जाता है, स्टीम में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसको कूलिंग करें, रिवर्स प्रोसेस हो जाती है, जैसे कि वाटर फ्रीज हो जाता है बैक इन। प्रेशर अफेक्ट्स गैसेस मोस्ट प्रोमिनेंटली, इंक्रीजिंग प्रेशर कंप्रेसेस गैस पार्टिकल्स। और इसी प्रकार से जो प्रेशर का इफेक्ट है वो भी मोस्टली क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि जो कंप्रेशर जो प्रेशर है गैस पार्टिकल्स को कंप्रेस कर देता है और उनको लिक्विड के अंदर पोटेंशियली टर्न कर देता है। जैसे हम देखें, हाई प्रेशर सिलेंडर स्टोर होता है एलपीजी गैस, जो गैस है वो हाई प्रेशर के द्वारा लिक्विड के अंदर क्या कर दी जाती है, कंप्रेस्ड कर दी जाती है, और जब उसको वापस रिलीज कर देते हैं तो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि प्रेशर हट जाता है। इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स प्रेशर इफेक्ट आर मिनिमल। सॉलिड्स और लिक्विड में जो प्रेशर का इफेक्ट है वो कम से कम होता है, बट गैस के अंदर हाई प्रेशर कैन सॉलिडिफाई गैस। बहुत ज़्यादा प्रेशर से हम क्या है कि गैस को सॉलिडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी प्रकार से कन्वर्सली लोअरिंग प्रेशर lowers boiling point as seen in higher altitude cooking where water boils below 100 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से लो प्रेशर है और लो बॉइलिंग पॉइंट है, इसके द्वारा हम 100 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पे वाटर को बॉईल कर लेते हैं, किसमें, प्रेशर कुकर के अंदर। दीज चेंजेस आर क्रूशियल इन प्रोसेस लाइक रेफ्रिजरेशन एंड इंडस्ट्रियल गैस स्टोरेज। क्वेश्चन 30 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स रेट। जो एवोपरेशन वाष्पीकरण है उसकी प्रोसेस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो देखो, एवोपरेशन इज द प्रोसेस वेयर लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस गेन एनफ एनर्जी टू बिकम गैस। जो एवोपरेशन है, वाष्पीकरण है, ये वाष्पीकरण की क्या होती है, इसमें जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस से एनर्जी गेन करके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अक्यूरिंग बिलो बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे लिक्विड है, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड सरफेस पार्टिकल्स हैं गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन ए पडल ड्राइज अंडर सनलाइट। अगर पानी को हम सनलाइट के अंदर बाहर खुला छोड़ दें तो वो किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, पहला है सरफेस एरिया। अगर लार्जर सरफेस एरिया होगा तो एवोपरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि वाटर स्प्रेड ऑन ए फ्लोर ड्राइज फास्टर। नेक्स्ट इसका फैक्टर है टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर प्रोवाइड्स मोर एनर्जी स्पीडिंग एवोपरेशन। अगर ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एवोपरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड है एयर फ्लो। मूविंग एयर रिमूव्स वेपर एनहांसिंग एवोपरेशन। अगर एयर मूव हो रही है तो एवोपरेशन को एनहांस करती है, जिससे कि एवोपरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है। जिस वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकर इन विंड। हवा जब चल रही होती है तो गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। लो ह्यूमिडिटी इंक्रीज इवोपरेशन। अगर आर्द्रता कम है तो इवोपरेशन की रेट बढ़ जाती है। एज एयर कैन होल्ड मोर वेपर ड्राइंग इज स्लोअर इन रेनी डेज। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रेनी डेज होती है उसमें ड्राइंग की रेट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि वाटर पहले से जो एयर है वो पहले से ही ह्यूमिडेट रहता है। एवोपरेशन कूल सरफेस एज सीन इन स्वीटिंग एंड इज वाइटल इन वाटर साइकिल, इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न्स एंड एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन विथ पार्टिकल्स एग्जाम्पल।
इसका आंसर बच्चों, लेटेंट हीट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग द स्टेट चेंज विदाउट टेम्परेचर चेंज। तो लेटेंट हीट क्या है, एक एनर्जी है जो कि स्टेट चेंज के दौरान क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब करी जाती है बिना किसी टेम्परेचर के चेंज हुए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड टू लिक्विड। जो फ्यूजन की लेटेंट हीट है वो क्या होती है, वह हीट होती है जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए रिक्वायर होती है, जैसे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट पे। अब इसका एग्जांपल देखें तो आइस है 0 डिग्री पर 334 जूल प्रति किलोग्राम क्या करती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि वो वाटर बन जाए 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो क्या है, आइस सॉलिड है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है। तो यूज्ड इन आइस पैक्स टू एब्जॉर्ब हीट विदाउट वार्मिंग क्विकली। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखें तो उसमें क्या होता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और वेपोराइजेशन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। और इसकी कितना रहती है ये 2260 जूल पर ग्राम, और इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे वो स्टीम में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है बिना टेम्परेचर चेंज हुए। यूटिलाइज इन स्टीम इंजन वेयर स्टीम एक्सपेंड्स टू डू वर्क। और इसका हम क्या है, इसी स्टीम का स्टीम इंजन के अंदर यूज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस मेंटेन कंटेन टेम्परेचर ड्यूरिंग द फेज चेंज। और ये प्रोसेस है जो टेम्परेचर को क्या करती है, कांस्टेंट रखती है फेज चेंज के द्वारा। तो क्रूशियल इन एप्लीकेशंस लाइक रेफ्रिजरेशन, कूलिंग बाय लिक्विड एवोपरेशन एंड कुकिंग, स्टीम ट्रांसफर हाई एनर्जी। लेटेंट हीट एंश्योर efficient energy transfer in natural and industrial process। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विथ एग्जांपल। जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो लॉज हैं उनको एग्जांपल्स के सहित अपने को एक्सप्लेन करना है। तो देखो पहला है द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन गवर्न बाय हाउ सब्सटेंस रिएक्ट। पहला है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, मास का कंजर्वेशन। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो उसके प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल देखें तो बर्निंग ऑफ 12 ग्राम कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके इनका जो मास हो गया 12 प्लस 32 तो 44 ग्राम हो गया। और ये बनता है किसके अंदर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, और CO2 का भी मास होता है वो क्या होता है 44 ग्राम्स होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन या जो कंजर्वेशन है मास का वो सेम रहता है। दूसरा है लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेंट एलिमेंट्स इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। जो एलिमेंट है वो फिक्स रेशियो बाय मास क्या करते हैं, आपस में कंटेंट करते हैं। और एलिमेंट जैसे कि उसको बोले अपन कहीं से भी देखें, किसी भी स्टेट में हो उसका हमेशा एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, बाय मास कांस्टेंट रहता है। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये हमेशा 1:8 के अंदर रहते हैं, जिसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, इनका अपन निकालेंगे रेशियो तो 1:8 आता है। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स द मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइनिंग विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर आर इन सैम्पल रेशियो। तो देखो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम 32 ग्राम है और कार्बन का 12 ग्राम है, और ये रेशियो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, इसमें किसी भी प्रकार से चेंज नहीं आता है। तो ये जो लॉज हैं वो इन केमिकल्स के बिहेवियर, फाउंडेशनल एंड जो स्टियोकेमेट्री है, स्टियोकेमेट्री है और इंडस्ट्रियल सिंथेसिस है, इसके अंदर क्या होती है, यूज आता है।
क्वेश्चन नंबर 33, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ मोलिकुलर मास एंड इट्स कैलकुलेशन विद एग्जाम्पल। जो मोलिकुलर मास का कॉन्सेप्ट है उसको एक एग्जाम्पल के सहित आपको डिस्क्राइब करनी है। तो देखो, मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटम्स, जो एटॉमिक मास होता है जिसमें एटम के मॉलिक्यूल्स में जो उसके न्यूक्लियस के अंदर या उस पूरे एटम के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का मास का सम क्या होता है, एटॉमिक मास कहलाता है। और इसे हम AMU एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। टू कैलकुलेट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स एटम बाय इट्स एटॉमिक मास एंड सम देम। और हम इस पूरे अगर एलिमेंट का मास निकालना चाहें तो कितने एटम्स हैं उनको एलिमेंट के नंबर के अनुसार क्या कर सकते हैं, एटम्स के नंबर के अनुसार मल्टीपल करके उसका मास निकाल सकते हैं। जैसे हम देखें वाटर में H2O है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, और एक इसमें ऑक्सीजन का एटम है और उसका मास होता है 16 यूनिट। तो अगर अपन इसका टोटल मास निकालें मोलिकुलर मास, तो यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीपल करना पड़ेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम है और उसका मास 1 है, और उसमें ऐड करना पड़ेगा 1 ऑक्सीजन के मास का। इस प्रकार से 18 यूनिट अपने पास आंसर आ जाता है। और अगर इसी प्रकार दूसरा एक और एग्जांपल दें तो कार्बन डाइऑक्साइड का ले सकते हैं। यहाँ कार्बन का मास आता है 12 यूनिट, ऑक्सीजन का मास अपन ध्यान है 16 यूनिट है, और एक का ऑक्सीजन का मास होता है 16, और 2 एटम हो गए इसलिए 16 मल्टीपल बाई 2, तो 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 44 यूनिट अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, डिस्क्राइब थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम एंड इट्स लिमिटेशन। जो थॉमसन का मॉडल है उसका डिस्क्राइब करना है और उसकी लिमिटेशन को अपने को लिखनी है। तो देखो, J.J. थॉमसन प्रपोज्ड ए प्लम पुडिंग मॉडल इन 1897, और वो सजेस्ट करते हैं कि एटम्स इन ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। और वो क्या कहते हैं कि जो स्पेयर है, गोला है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर प्लम्स की तरह एम्बेडेड रहते हैं। दिस एक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली एंड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज बैलेंस। तो इस प्रकार से वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो एटम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस रखता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रलाइज्ड एंड पॉजिटिवली स्पेयर। तो जैसे कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज उसमें प्लम्स रहता है और हाइड्रोजन के स्फीयर के अंदर। थॉमसन्स मॉडल अकाउंटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। हाउएवर इट हैड लिमिटेशंस। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वेयर अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू और रिफ्लेक्टेड इंडिकेटिंग ए डेंस न्यूक्लियस। ये जो रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स डेंस जो डिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है। इट फेल टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट और एनर्जी लेवल्स, लेटर एक्सप्लेन बाय बोहर। और ये इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है, एनर्जी लेवल है, उसको एक्सप्लेन करने में भी क्या रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका थर्ड था, इट डिड नॉट अकाउंट फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। दीज flaws laid the Rutherford's nuclear model, but Thomson's work laid the foundation of the understanding atomic structure crucial in early atomic theory। तो ये जो इसका बेस था थॉमसन्स का मॉडल का, वो आगे की रिसर्च में रदरफोर्ड को काम में आता है। क्वेश्चन 35 है, एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द सम एंड इट्स ऑफ एटम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको आपको डिस्क्राइब करना है और उसके सिग्निफिकेंस बताने हैं। तो बच्चों, रदरफोर्ड्स 1911 के अंदर एक मॉडल प्रपोज करते हैं जो कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है कि एटम इज ए टाइनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द मास ऑन इट्स।
और वो प्रपोज करते हैं कि एटम है उसमें एक डेंस एरिया होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसमें क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग लाइक प्लैनेट। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है एक प्लैनेट के या फिर एक ऑर्बिट के अंदर रहता है, जैसे प्लैनेट चारों तरफ घूमते हैं ना सन के, वैसे ही क्या है इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते हैं, और उसका जो मास है वो एक सेंटर में रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। एल्फा पार्टिकल्स पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड सोल्ड एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं गोल्ड फॉइल में से अनडिफ्लेक्टेड क्या हो जाते हैं, पास कर जाते हैं, जो कि ये शो करता है कि एटम है मोस्टली क्या रहा है, मोस्टली एटम क्या है, एम्प्टी है, स्पेस उसके अंदर है। बट सम डिफ्लेक्टेड शार्पली इंडिकेट ए सेंट्रल न्यूक्लियस। लेकिन कुछ एटम्स 12,000 में से एक एटम या एक अल्फा पार्टिकल है वो वापस डिफ्लेक्ट होकर आ जाता है, जो ये बताता है कि उसका जो मास है, एटम का मास है, वो बहुत ही सेंटर के अंदर इंडिकेट होना बताता है। फॉर एग्जाम्पल इन ए कार्बन एटम द न्यूक्लियस होल्ड 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स, और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसकी ऑर्बिट के अंदर होते हैं। इट सिग्निफिकेंस लाई इन इंट्रोड्यूसिंग द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर रिप्लेसिंग थॉमसन्स मॉडल। और जो रदरफोर्ड का ये मॉडल है ये बताता है कि न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर है, कौन सी, थॉमसन की न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थी कि स्फेयर होता है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स में एम्बेडेड है, इसको रिप्लेस करता है और नया बताता है, क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट के अंदर रहते हैं और पूरा मास है वो सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स एंड दियर एप्लीकेशन। जो आइसोटोप्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है और उनके एप्लीकेशन लिखने हैं। देखो, आइसोटोप्स आर एटम्स of the same element with the same number of protons but different number of neutrons, thus differing in mass। आइसोटोप्स हैं वो क्या है, सेम एलिमेंट होते हैं जिसका कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम नंबर के होते हैं, लेकिन उनका न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, जिस प्रकार से उनका मास क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अगर अपन कार्बन के आइसोटोप की बात करें तो कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ प्रोटॉन तो 6 ही है दोनों में, लेकिन न्यूट्रॉन एक में 6 हो गया और एक में 8 हो गया, इसके कारण इसका मास नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेबिलिटी। इनके आइडेंटिकल जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो तो क्या हो जाती है, सेम रहती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती है, जैसे कि स्टेबिलिटी। एप्लीकेशन इंक्लूड्स रेडियो कार्बन डेटिंग, और इसका जो आइसोटोप्स हैं इनका यूज़ कहाँ जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग में, और रेडियो कार्बन डेटिंग में हम यूज़ लेते हैं कार्बन 14, जिससे कि हम उसकी जो डिकेइंग डेट है वो किसको प्रेजेंट करती है, इसकी एज को। कोई सा भी फॉसिल है उसकी एज हम कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा निकालते हैं और उसमें कार्बन 14 यूज लिया जाता है। और दूसरा एक और है आइसोटोप आयोडीन 131, इसका यूज़ करते हैं थायराइड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, और इसी प्रकार से टेक्टेनियम 99 इज़ यूज्ड इन इमेजिंग, और न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूरेनियम 235 फ्यूल है रिएक्टर्स के लिए। इसी प्रकार से रिसर्च में जैसे आइसोटोप ट्रेस करते हैं केमिकल पाथवे को, जैसे ऑक्सीजन 18 है, मेटाबॉलिक स्टडीज़ है, इनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से रेडियो एक्टिव्स हैं आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट 60 रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग ड्यू टू रेडिएशन रिस्क। आइसोटोप्स आर वाइटल इन साइंस एंड इंडस्ट्री, इसका यूज़ किसमें, साइंस और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो कि एनहांस करता है डायग्नोस्टिक को,
एनर्जी को और हिस्टोरिकल एनालिसिस को। इस प्रकार से लेवरिंग है दियर यूनिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों ये थे अपने 4 जो चैप्टर हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उन केमिस्ट्री से रिलेटेड 36 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।